इनका वेबसाइट astrosaksenna.com के नाम से बहुत फेमस है। इनफैक्ट अगर गूगल पे आप कोई भी एक चीज लिखोगे, एक प्लैनेट के बारे में भी लिखोगे कि मार्स इन फर्स्ट हाउस या सन इन फर्स्ट हाउस, तो सबसे पहले जो वेबसाइट या टॉप 3 में जो सबसे पहले वेबसाइट पॉप करेगी, वो सर की वेबसाइट रहेगी। सर की वेबसाइट इतनी ज्यादा पॉपुलर है, astrosaksenna.com और astrosaksenna.in। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर पा रही हूँ। और आज से हमें सबको हम सबको सीखने को मिलेगा, हमारे व्यूअर्स को भी और मुझे भी फिर से एक बार। ओके, थैंक यू। आपने बुलाया इस सेशन के लिए, और स्पेशली लाइक जो आप प्लान कर रहे हो, जो आपने बोला कि सिर्फ ये सेशन नहीं, आपने बोला कि प्लान है अपन कुछ सीरीज करते हैं रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी पे। ओके, तो क्योंकि ये मेन कंसर्न रहता है, अगर देखा जाए तो लोगों की मेन कंसर्न है रिलेशनशिप करियर, दो चीजें मेन कंसर्न है एस्ट्रोलॉजी से के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो आपकी 80-90% कंसल्टेशन या तो करियर से रिलेटेड होती है या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है, उस इनके इनके आसपास ही रहता है सब कुछ। तो ये जरूरी है कि हमें लाइक डिटेल में इंफॉर्मेशन हो। अब वो डिटेल में इंफॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं हो सकती, ओके, एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। इसलिए ये अच्छा रहेगा, जैसे आपने एडवाइस किया था कि हम सेशंस करते हैं, लाइक सीरीज करते हैं। तो पहला सेशन आज अपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगले सेशंस भी, लाइक जब भी आपको टाइम मिले, मुझे टाइम मिले, तब हम प्लान। सर आपका टाइम मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर, थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आता है क्लाइंट्स का, जब से मैंने भी अपना शुरू किया है, तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं और या हमारा कोई एक्स था या जो भी लव रिलेशनशिप में है, तो क्या वो मैरिज में तब्दील होगा, मैरिज में बदलेगा या नहीं होगा, या फिर ऐसे ही लव रह जाएगा और एक शादी नहीं हो पाएगी। तो प्यार संबंध जो है, वो प्रेम संबंध जो है, वो शादी के संबंध में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं, ये लोगों का जनरली सवाल होता है। राइट। ये लाइक नॉर्मल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं उसके साथ हमेशा रहें। ओके, मेन चीज ये डिजायर, नेचुरल डिजायर। ओके, अगर कोई ये बोलता है कि भाई मैं पसंद करता हूँ लेकिन साथ में नहीं रहना चाहता, तो फिर डाउट है कि भाई पसंद भी करते हो कि नहीं करते हो। ओके, जी। राइट। तो पहली बात यहाँ पर मैं ये मानूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देखने वाले, उन्हें बेसिक मालूम है एस्ट्रोलॉजी का। बेसिक लाइक कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये सेशन सिर्फ हम हाउस बेस्ड रखते हैं, तो अगले सेशन में अपन दूसरी चीजें भी इंक्लूड करेंगे, जैसे साइंस और प्लैनेट्स एंड ऑल। लेकिन हाउस के हिसाब से मैं ये अज्यूम करूंगा कि लोगों को मालूम है कि फर्स्ट हाउस ये रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस वगैरह। ऐसे ही जाए तो लाइक फिफ्थ हाउस आपका प्रेम संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिफ्थ हाउस है किसी से पहली 2-3 बार मिलना। ओके, मतलब बात तभी सीरियस नहीं है, कोई भी इस मामले में लाइक सीरियस नहीं है कि भाई इस रिलेशनशिप, इस मीटिंग को हमें रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। बस आप चांस दे रहे हो कि देखो क्या कैसे होता है, क्या 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 होता है, कैसे चलता है वगैरह। आप चांस दे रहे हो, मीन्स इट इज लाइक डेटिंग समवन। ओके, कि आप डेट कर रहे हो। ओके, तो वो फिफ्थ हाउस, जो पांचवा घर है, वो मेन है प्रेम का। ओके, किसी से इनिशियली मिलने। जो सेवंथ हाउस है, जिसको नॉर्मली शादी के लिए देखा जाता है, विवाह के लिए देखा जाता है, मैं बोलना पसंद करता हूँ ये कमिटेड रिलेशनशिप, जब आप किसी को कमिट करते हो। ओके, आप किसी से मिले, वो फिफ्थ हाउस का मैटर, आपने उस बंदे को कमिट कर दिया कि नाउ लाइक अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। दैट इज लाइक कमिटमेंट, दैट इज सेवंथ हाउस। इन दोनों के बीच में ये सिक्स्थ हाउस क्या कर रहा है?
ओके, सिक्स्थ हाउस नॉर्मली हम बोलते हैं दुष्टाना हाउस है और बुरा हाउस है वगैरह, लेकिन सिक्स्थ हाउस एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की टेस्टिंग है। ओके, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है बाधाएं, ऑब्स्टेकल। ओके, अब मान लीजिए एक्स बंदा है, वाई बंदी है, ये दोनों मिले और कास्ट की प्रॉब्लम आ गई, रिलीजन की प्रॉब्लम आ गई। ओके, इन दोनों की खूब अच्छी पट रही है लेकिन रिलीजन बीच में आ गया, कास्ट बीच में आ गई। अब ये क्या हुआ, बाधा हो गई। अब यहाँ पे टेस्टिंग है कि आप उस इंसान से ज्यादा लगाव है आपको कि आपके रिलीजन से ज्यादा लगाव, आपको उस इंसान से ज्यादा के साथ रहना है कि आपको इस रिलीजन के साथ रहना है। तो अगर आप उस बंदे के लिए सिंसियर हो, सीरियस हो, आप इस ऑब्स्टेकल को साइडलाइन कर दोगे, आप फिर भी कमिट करोगे। अगर आप उसके लिए सीरियस नहीं हो, आप उसको बाय बाय कर दोगे और इस अपने रिलीजन के साथ रह लोगे, अपने रिलीजन के हिसाब से कोई ढूंढ। ओके, तो ये है आपकी टेस्टिंग रिलेशनशिप। मैंने सिर्फ रिलीजन का एक एग्जांपल दिया। अब ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, बाधा कुछ भी हो सकती है, रिलीजन, कास्ट, फाइनेंस, लाइक करियर, मे बी लाइक सम, उनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स होना, लड़ाई झगड़े होना। तो उस सिचुएशन में भी भाई मैं लड़ाई झगड़ों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ या बंदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस। ओके, तो ये है आपके रिलेशनशिप की टेस्टिंग, सिक्स्थ हाउस। ये शो करता है कि आप कितने सीरियस हो इंसान, दूसरे इंसान के। जब आप बाधाओं को पार कर जाते हो, बाधाओं को साइडलाइन कर देते हो और उस बंदे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तब मैटर पहुंचता है सेवन हाउस में, कमिटेड रिलेशन, सातवें। यहाँ पे आप कमिट कर देते हो कि भाई और दूसरा बंदा समझ जाता है कि यू आर सीरियस अबाउट हिम और हर। ओके, कि आपने बाधाओं को साइडलाइन कर दिया, ऑब्स्टेकल्स को साइडलाइन कर दिया और कमिट कर दिया। तो प्रेम, लव, रोमांस और कमिटेड रिलेशनशिप, फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस, इन दोनों के बीच का कोई भी एनर्जी एक्सचेंज ये शो करता है कि एक डिजायर है आपके प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट करना। ओके, एक डिजायर है कि जिसको मैं पसंद करता हूं उसके साथ में हमेशा रहूं। ओके, तो फिफ्थ लॉ, पांचवें घर का स्वामी सातवें घर में, सातवें घर का स्वामी पांचवें घर में, दोनों कंजंक्ट, आस्पेक्ट, कुछ भी, कैसे भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए दोनों के बीच में, वो ये शो करता है कि एक डिजायर है प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट करने। ओके, ऐसे ही जैमिनी कारकास में पुत्र कारका और धरा कारक, पुत्र कारका भी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों को और धरा कारका भी रिप्रेजेंट करता है सेवंथ हाउस से रिलेटेड चीजों। अगर इन दोनों के बीच का कोई कॉम्बिनेशन, अगर इन दोनों के बीच एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो भी शो करता है कि लाइक इंसान जो है अपने प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट करना चाहता है। अब होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट इन। ओके, अगर बेनिफिक्स प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं और गुड डिग्निटी में है, अच्छी डिग्निटी में है, बेनिफिक्स मींस लाइक मून, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी। ओके, ये प्लैनेट्स हैं और अच्छी डिग्निटी में है, साइन बेस्ड डिग्निटी, तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती कि भाई आप में इतना लाइक पेशेंस होगा, आप में इतनी हिम्मत होगी कि भले ही सोसाइटी भी अगेंस्ट जा रही है, आप फिर भी अपना आप अपने लाइक आपको जहाँ पे शादी करनी है आप कर। ओके, इतनी हिम्मत रहेगी। लेकिन अगर जैसे मैलेफिक्स इन्वॉल्व, सैटर्न है या फिर राहु हेल्प करता है, एक्चुअली राहु इज योर ऑब्सेशन, राहु एक ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु का फिफ्थ हाउस में होना एक एक्चुअली हेल्प करता है रिलेशनशिप में कि वो जो भी बंदा है बंदी है, वो उस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। ओके, तो वो हेल्प कर सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने। सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट ये शो करता है कि एक परसिवरेंस चाहिए, लगे रहना है, उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं। ओके, और परसिवरेंस, पेशेंस के साथ वो चीज हो सकती है, या फिर
बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लॉन्ग ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लंबे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और थर्टीज में जाके वो मैच्योर होता है। तो हो सकता है ट्वेंटीज में कोई रिलेशनशिप हुआ या टीन एज में कोई रिलेशनशिप हुआ, वो वर्कआउट नहीं करा, उसमें मैरिज नहीं हो पाई। लेकिन थर्टीज या मिड थर्टीज में आके एक और रिलेशनशिप हुआ, बिकॉज ऑफ सैटर्न की मैच्योरिटी एज के पास में हो या क्रॉस कर गए, तो अब वो मैनिफेस्ट हो सकता है। अब आप थोड़े प्रैक्टिकली मैच्योरली बिहेव करो उस रिलेशनशिप में, परसिवियर करो, तो वो लाइक सस्टेन हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है रिलेशनशिप मैरिज। तो यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स के, इसलिए हमने बोला कि लाइक अलग अलग अपन सेशन करेंगे, प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करेंगे। ओके, तो मेनली फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस का कोई भी एनर्जी एक्सचेंज, या पुत्र कारका और धरा कारका का कोई भी एनर्जी एक्सचेंज, ये एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहाँ पे लव रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज में कन्वर्ट हो सकता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया ना, आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से आपने बताया और एकदम सारी उसकी बता दी विशेषता कि 5 और 7 में अगर भाव में एक्सचेंज होता है, और जामनी का भी आपने एग्जाम्पल दिया। दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि कभी कभी हम देखते हैं सर, जब मुझ पे मुझे लोग कंसल्ट भी करते हैं, तो ये बोलते हैं कि शुरुआत में तो चीजें बड़ी अच्छी थी, सब कुछ एकदम सुहाना था, बॉलीवुड की तरह एकदम फिल्मी जैसा था, और उसके बाद सब एकदम से अचानक से क्या कलेश मच गई जब शादी हो गई फिर। तो ये कब होता है, और ये कैसे देख सकते हैं चार्ट में, अगर हम देख सकते हैं तो? है। इसमें शनि का रोल सबसे ज्यादा रहता है, बिकॉज शनि रिप्रेजेंट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, लाइक जिम्मेदारी। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जो एज भी देखें अगर, किस एज पर नॉर्मली लोग शादी के बारे में सोचते हैं, 24 25। ओके, मैच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है। आप एक बॉलीवुड ड्रीम रोमांस जी रहे होते हो, आपको लगता है कि ये करण जौहर की जो मूवी है यही है मैरिज। ओके, इसके हिसाब से मैरिज चलेगी, तो वैसा होता नहीं है रियलिटी में। ओके, जैसे लाइक अब 24 25 की एज पे उन्होंने शादी तो कर ली उस ड्रीम को ध्यान में रख के, लेकिन अब वो ड्रीम खत्म हो गया, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है रियलिटी उस रिलेशनशिप की। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कल को अगर आपकी फैमिली ग्रो होती है, बच्चे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब ये सब आपने सोचा नहीं था, उस बंदे ने ऐसा सोचा नहीं था, उस बंदी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, क्योंकि करण जौहर ने वैसा कुछ नहीं बताया था। प्रॉब्लम क्या है? करण जौहर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, हम तो करण जौहर को देख के चल रहे थे। ओके, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो यहाँ पे सैटर्न सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है, ओके, शनि। बिकॉज कभी भी शनि आपके सेवंथ हाउस को या सेवंथ लॉर्ड को या फिर धराकार का वीनस जुपिटर, इन सारे प्लैनेट्स को इम्पैक्ट करता है। फिफ्थ हाउस भी, फिफ्थ हाउस में भी अगर बैठा हो तो सेवंथ को एस्पेक्ट करेगा। ओके, सो वहां पे बंदे को पहले से ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। एंटर करते हुए ही उसको मालूम होना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, ये लाइक इट इज नॉट फॉर फन एंड एंजॉयमेंट एंड ऑल, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई यहाँ पे मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ और कितना प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हूँ, तब मेरी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। ओके, यहाँ पे एक और फैक्टर हो जाता है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी अलग हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, आप ये देखो कि हम अपने पेरेंट्स से वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं एक आइडियल रिलेशनशिप की, हम अपने भाई हम्म। बहनों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं एक आइडियल रिलेशनशिप की। वो भी गलती करेंगे, हम भी गलती करेंगे। ओके, वो भी हमें माफ कर देंगे, हम भी उन्हें माफ कर देंगे। ओके, हम अपने फ्रेंड्स से भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं आइडियलिज्म, परफेक्शनिज्म की, लेकिन रिलेशनशिप पार्टनर से ये एक्सपेक्टेशन। सोलमेट। हाँ, सोलमेट और ये सब, तो ये एक्सपेक्टेशन क्योंकि वहां प्रोजेक्ट होती है, इसलिए वहां लगता है कि ज्यादा ट्रबल। ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स, ज्यादा हाँ, एक्सपेक्टेशन। जी। राइट। तो अब
अगर वैसी ही एक्सपेक्टेशन आप अपने फादर से भी रखो, ओके, कि आपके फादर बिल्कुल परफेक्ट फादर की तरह बिहेव करें, तो वो रिलेशनशिप भी मेस्टअप हो जाएगा। ओशो बोलते हैं कि लाइक कोई भी फादर अपने बेटे से कभी भी खुश नहीं रहा या बेटी से कभी भी खुश नहीं रहा। आप देख लो कि बुद्ध के फादर भी उनसे खुश नहीं थे। जी। गौतम बुद्ध का फादर भी उससे खुश नहीं था। और क्या लोगे आप। सही में, बिल्कुल। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस जाता है अभी तक एस्ट्रोलॉजी का और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखने का, सैटर्न हमेशा इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप ओरिएंटेड हाउसेस में, रिलेशनशिप ओरिएंटेड प्लैनेट्स के साथ सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा। ओके, अब भले ही सैटर्न की दशा चल रही हो ना चल रही हो, शनि की दशा में आप हो, 7.5 हो ना हो, वो इतना स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो किसी ना किसी दिन आपको पकड़ लेगा। ओके, कुछ आपको उसकी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, तो इसलिए लाइक क्योंकि हम इतने इल्यूजन में रहते हैं। ओके, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट आएगा, ड्यूटी पार्ट आएगा रिलेशनशिप में। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई पहले तो बड़ी रोजी स्टोरी थी और नाउ इट इज लाइक भाई बड़ा कलेश चल रहा है। वो इसलिए करेला। कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो गुलाब से सीधा नीम बन चुका है। पर नीम में फिर कुछ हर्बल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, एनीवे। दैट इज फॉर हेल्थ सर एक कॉन्शियस और, पीपल। हाँ, हेल्थ कॉन्शियस पीपल। सर एक और चीज बड़ी हम इंटरनेट पे देख रहे हैं आजकल, जब यूट्यूब पे आप जैसे लव मैरिज लिखे या फिर नमांशा चार्ट लिखे अपने आप मैरिज, या अपने आप कुछ ना कुछ, नमांशा जो है वो मैरिज से एकदम दोनों का मीनिंग सेम हो गया यूं लगता है। तो अगर आप उस बारे में अगर आप कुछ हमें बता सकते हैं सर कि निमांशा चार्ट का कोई लव मैरिज में या मैरिज में क्या योगदान है। राइट, तो अभी जी। रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था। नॉर्मली मेरे व्यूज थोड़े अलग रहते हैं इस इंस्टीट्यूशन पे भी, मैरिज इंस्टीट्यूशन पे भी और नवांशा वगैरह पे। मेरे लिए D1 चार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आपका जो बर्थ चार्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण सिंपल सा है कि और जितने भी चार्ट हैं D1 से बन के आ रहे हैं। D1 के पर या आपने एक जी। ह्यूमन कैलकुलेशन लगाया, उसके कारण आपके पास D9 आया, D10 आया, D60 आया। आपके सारे चार्ट D1 से निकल के आ रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास D1 चार्ट नहीं है, आप दूसरे चार्ट बना भी नहीं सकते, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। राइट, अगर आपके पास D1 चार्ट नहीं है किसी का, आप D9 लाओगे कहां से? D9 तो D1 से ही आ रहा है ना। तो D1 मदर ऑफ ऑल चार्ट मेरे लिए, कि हर चार्ट यहीं से निकला है, बॉर्न आउट हुआ है, तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें D1 को। अब आते हैं D1 में, मैंने एनालिसिस कर लिया कि इन सब चार्ट्स की जरूरत क्यों है। मेरे लिए दूसरे जो चार्ट्स हैं उनकी जरूरत है वैलिडेशन, कंफर्मेशन। ओके, आप ये समझो कि मैं किसी भी कंसल्टेशन के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, इवेंट को देखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ट्रिक है। ओके, तो पहली बात तो ये है, वो ट्रिक 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा, ना तो आप खुश ना मैं खुश। ओके, तो ना क्लाइंट को अच्छा लगा ना मेरे को अच्छा लगा। तो पहली बात तो ये, इसलिए ट्रिक्स ज्यादा होनी चाहिए आपके पास। दूसरी बात, सिर्फ एक ट्रिक है, मतलब आप आप कंफर्म नहीं कर सकते आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया, आप वैलिडेट कैसे करो। ओके, जी। तो D1 में मैं पूरा एनालिसिस कर लूंगा, और उसे वैलिडेट करना होगा तो मैं D9 D10 वगैरह में चले, कि जो करियर मैंने D1 में देखा बंदे का, वही करियर D9 या D10 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके, तो वहां पे कंफर्मेशन हो जाएगा। मेरे लिए D9 और D10 और जितने भी डिविजनल चार्ट है उनका यही यूज है, कंफर्मेशन। ओके, अब आते हैं अपने रिलेशनशिप में। ओके,
रिलेशनशिप के लिए जैसे हमने बात करी कि 5th हाउस 7th हाउस ये सब मैंने D9 D1 से देख। अब D9 आपका बना किससे है? 9th हाउस। ओके, 9th हाउस में कैलकुलेशन लगाया गया, उसको लाइक 9 डिविजन्स में डिवाइड किया गया और उससे एक कैलकुलेशन से D9 चार्ट। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस नॉर्मली हम देखते हैं लव फॉर्च्यून वगैरह के लिए, भाग्य के लिए भाग्य स्थान बोला जाता है, धर्म स्थान बोला जाता है। ओके, रिलीजन फिलॉसफी ये सब। लेकिन अब थोड़ा अपन डीप जाएं तो 5th हाउस जैसे हमने बोला प्रेम संबंध, लव रोमांस। फिर 7th हाउस कमिटेड रिलेशनशिप। 7th हाउस 5th हाउस से 3 घर दूर है। 5th से काउंट करना स्टार्ट करें, 7th तक पहुंचे तो 3 घर है बीच में, 5th 6th 7th। तीसरा घर किसका रहता है? आपके एक्सप्रेशन। आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं 3rd हाउस का, उसका रिप्रेजेंटेशन है 3rd हाउस। तो कम्युनिकेशन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग से कर सकते हैं, बिजनेस से कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? 3rd हाउस। तो इसी तरह से देखें तो आपका 7th हाउस है एक्सप्रेशन आपके 5th हाउस, बिकॉज इट इज 3rd फ्रॉम द 5th। 7th हाउस 5वें से तीसरा है। ओके, इज द एक्सप्रेशन, हाँ। तो एक्सप्रेशन ऑफ योर लव रोमांस, योर कमिटेड रिलेशनशिप इज एक्सप्रेशन ऑफ योर लव रोमांस। आपका जो शादी है वो आपके लव रोमांस का एक्सप्रेशन है। जी ओके, बिल्कुल। दूसरी तरह से भी देख लें, 3rd हाउस है एफर्ट्स का। आपने अपने लव रोमांस में कितना एफर्ट किया वो डिसाइड करेगा कि वो कमिटेड रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बनता। आप कितने सीरियस हो, कितना एफर्ट कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में चेंज होगा कि नहीं होगा। भाई मुझे कोई बंदी मिली पसंद आई लेकिन मैं कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या क्या होने वाला? ओके, मिलने का प्लान बना रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या होगा उसका? ओके, तो ये होता है इसमें लाइक 7th हाउस इज 3rd फ्रॉम द 5th। तो आपके लव रोमांस में आप कितना एफर्ट करते हो उसका रिजल्ट है आपका कमिटेड। ऐसे ही 9th हाउस है 3rd फ्रॉम द 7th। 7th से अगर काउंट करना स्टार्ट करें 9th हाउस तक पहुंचे, एक्सप्रेशन ऑफ कमिटेड। हाँ, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, सो 9th हाउस और नवांशा चार्ट शो करता है आपका रिलेशनशिप किस तरह से एक्सप्रेस होता है दुनिया के सामने। ओके, इसको इस तरह से भी देखें कि 9th हाउस है लक का। ओके, 7th house is your partner and 3rd house is efforts. How much efforts your partner puts in the relationship decides how lucky you feel in the marriage. Got it? यस। How much efforts, like आपका पार्टनर कितने एफर्ट पुट कर रहा है उस रिलेशनशिप को सस्टेन करने में, चलाने में, ये डिसाइड करता है आप कितने लकी फील करते हैं। 9th हाउस इज लक, फॉर्च्यून। ओके, अगर वो बिल्कुल नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल लकी फील नहीं करोगे, अगर आप बहुत एफर्ट कर रहा है तो आप बहुत लकी फील करोगे। ओके, सो दैट इज लाइक 9th हाउस इज 3rd फ्रॉम द 7th। ओके, इसको एक और तरह से देख सकते हैं कि लाइक 9th हाउस इज ऑल्सो हाईएस्ट ऑफ द धर्म। ओके, कि आपका धार्मिक पाथ, अब आपको धार्मिक पाथ को फॉलो करने में कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके पार्टनर। ओके, 7th हाउस इज पार्टनर, 3 हाउसेस एफर्ट्स। तो आपका पार्टनर कितना सपोर्ट कर रहा है आपके धार्मिक पाथ को फॉलो करने में। ओके, वो भी डिसाइड करता है लाइक 9th हाउस से D9 बना तो ये सारी चीजें D9 भी रिप्रेजेंट करें। ओके, तो जैसे जो हाउसेस में नॉर्मली रिलेशनशिप के लिए D9 में देखूंगा वही हाउसेस में सॉरी D1 में देखूंगा, वही हाउसेस में फिर D9 में भी देखूंगा, कंफर्मेशन। जैसे मैंने बोला
D9 कंफर्मेशन के लिए पास। ओके, तो जैसे मैंने D1 में 5th हाउस देखा, 7th हाउस देखा, वीनस धराकार का जुपिटर देखा, वही सारी चीजें मैं फिर D9 में भी देखा। 5th हाउस, 7th हाउस, वीनस जुपिटर धराकार, दशा ट्रांजिट्स। ओके, that is like transits in the D1 chart. D9 वगैरह में ट्रांजिट्स का एक लंबा प्रोसेस है, कभी और बात। जी बिल्कुल। और सर D7 का क्या रोल है? D9 का तो हमने डिस्कस कर लिया, D7 से डी जी। D7 आ रहा है आपके 5th हाउस से। जी ओके, तो ये ज्यादा रिलेवेंट है रिलेशनशिप को, ज्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक D9 9th हाउस के लिए मुझे इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, राइट, थर्ड फ्रॉम दिस एंड थर्ड फ्रॉम दैट एंड ऑल, तब अपन D9 को 9th हाउस या D9 का रिलेशनशिप से कनेक्शन समझ पाए। लेकिन 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव रोमांस। ओके, 5th हाउस तो अपने आप में लव रोमांस का हाउस है, उससे D7 निकल रहा है, तो D7 इज द चार्ट ऑफ लव रोमांस। D7 परफेक्टली चार्ट ऑफ रोमांस। ये देखो मेनली लाइक क्या है, 5th हाउस हैप्पीनेस का हाउस, इट इज योर हैप्पीनेस फैक्टर। ओके, क्योंकि खुशी कहां से मिल रही है वो हम देख सकते हैं 5th हाउस। ओके, अब दिस जो 5th हाउस है, जो दूसरी चीजें 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, वो कहीं ना कहीं हमें खुशी देती है। ओके, जैसे 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हॉबीज, टैलेंट्स एंड ऑल। अगर कोई पेंटिंग करता है, अच्छी पेंटिंग बनाता है, वो खुश हो जाता है। अगर कोई म्यूजिक क्रिएट करता है, वो खुश हो जाता है। अगर कोई लाइक आप मूवी देखने चाहते हो, अच्छी मूवी देखते हो, आप खुश हो जाते हो। ओके, लव रोमांस जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं, एटलीस्ट इनिशियली वी आर हैप्पी। ओके, इनिशियली तो भाई खुशी होती है। फिर चिल्ड्रन, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5th हाउस चिल्ड्रन, आप बच्चों के आसपास हो, आप दुखी हो ही नहीं सकते। ओके, दैट्स इट। ओके, बच्चे आपको खुश कर देंगे, वो नेचर में है। ओके, तो 5th हाउस आपका हैप्पीनेस फैक्टर है। आपको खुशी कहां से मिल रही है, वो 5th हाउस। 5th हाउस से बना D7 चार्ट, 5th हाउस को डिवाइड करके बना D7, और D7 आपका हैप्पीनेस फैक्टर हो जाएगा। ओके, D7 का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड की पोजीशन, D7 में फिर आप 5th हाउस देखो। ओके, क्योंकि वो 5th हाउस से आ रहा है, तो D7 का 5th हाउस फिर से देखना पड़ेगा। तो फिर वही सारी प्रोसेस आपको D7 के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, जो आप D1 में अप्लाई करें। तो 5th हाउस जैसे आपका इनिशियल लव रोमांस शो करता है कि भाई आप कब किससे मिलने वाले हो, ओके, वो इवेंट अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे ही D7 से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब किसी का रिलेशनशिप हो सकता है। जी राइट। जी बिल्कुल। um, और सर एक चीज, जैसे D9 और D7 तो आपने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम श्योर सबको समझ में भी आ गया होगा। पजेसिव, लाइक आजकल हम देख रहे हैं, हम जैसे मूवीज का भी ट्रेंड देख रहे हैं, कबीर सिंह, एनिमल, इस टाइप की जो मूवीज है उसमें ग्लोरिफिकेशन हो रहा है एक तरह से पजेसिव पार्टनर की। मैं तुम्हारे लिए बहुत पजेसिव हूँ, या तुम मेरे लिए, मेरा पार्टनर मेरे लिए बड़े पजेसिव है। ये भी एक तरह से एक वो हो गया एट्रीब्यूट माना जा रहा है, विच इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव ट्रेड, बिकॉज पजेसिव नेचर एक तरह से इनसिक्योरिटी दिखाता है, एंड अपनी खुद की देयर सम इनसिक्योरिटी किसी आदमी में या किसी औरत में। तो पजेसिव अगर देखना है कि किसी का पार्टनर पजेसिव है या नहीं है, तो वो कैसे देख सकते हैं चार्ट में? राइट, सबसे पहली तो यही बात समझना जरूरी रहता है कि कोई चीज नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव ना बना लें। ओके, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया, तो आप उससे मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्यों छोड़ोगे किसी पॉजिटिव चीज को। लाइक ओशो एक एक प्रीचिंग में बोलते हैं, जैसे पावर्टी, this I'm just forgetting, I will tell you if I remember it again. Okay, पावर्टी के लिए लाइक भगवान का जो नाम है, एक नाम हमने
लाइक सोसाइटी में दे दिया गया दरिद्र नारायण। ओके, दरिद्र नारायण एक एक जी नाम जी ये भी है। ओके, जी। अब ओशो बोलते हैं जब आपने नारायण का नाम दरिद्रता के साथ जोड़ दिया तो आप दरिद्रता से मुक्त कैसे हो गए। आपने एक निगेटिव चीज को, पॉवर्टी को, एक बहुत ही पॉजिटिव नोशन दे दिया। ओके, अब आप दरिद्रता से मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि दरिद्रता से मुक्त होना है तो आपको नारायण से मुक्त होना पड़ेगा। हम्म। ओके, क्योंकि दरिद्रता और नारायण एक जैसे हो गए, जुड़ गए वो। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब हम निगेटिव चीजों को पॉजिटिव मीनिंग दे देते। पॉजिटिवनेस जैसे आपने बोला कि एक निगेटिव ट्रेट, लेकिन सोसाइटी में आजकल शायद पिछले 20-25 साल से उसे एक पॉजिटिव चीज मान लिया गया है कि किसी का कोई पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो इट इज लाइक गुड थिंग टू हैव। ओके, ओशो इसी बात को बोलते हैं कि जो पॉजिटिव नेचर है, जो वर्ड है पोजेशन। ओके, पोजेशन हो सकता है किसी प्रॉपर्टी का। तो अगर कोई आपके लिए पॉजिटिव होना चाह रहा है, किसी बंदे के लिए, बंदी के लिए पॉजिटिव होना चाह रहा है, तो मतलब वो उसको एक प्रॉपर्टी से ज्यादा समझ नहीं रहा है। ओके, तो पहली बात तो ये समझना कि ये गलत है, तभी आप इससे मुक्त हो सकते हो। ओके, अगर आप इसको सही मान लोगे तो मुक्त कैसे हो। बिल्कुल। ओके, फिर एफर्ट ही नहीं होगा मुक्त होने का। सही से थोड़ी ना मुक्त होना चाहते हैं हम, तो गलत से ही मुक्त होना चाहते हैं। ओके, अब एस्ट्रोलॉजी में अगर देखें तो जैसे आज का डिस्कशन ज्यादातर अपना हाउस बेस्ड है, लेकिन इसमें अपन साइंस को भी इंक्लूड करते हैं इसको समझने के लिए। तो 8th हाउस मेन हाउस होता है, और पॉजिटिवनेस किससे आती है, इनसिक्योरिटी। ओके, लाइक एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक मेरी एक क्लाइंट है, वो अपने हस्बैंड के साथ like 15 साल हो गए, 15 साल। ओके, इट इज नॉट लाइक मैरिज ऑफ और रिलेशनशिप ऑफ 15 days, इट इज 15 years ऑफ मैरिज। 15 साल बाद भी हरकतें वही हैं, लाइक who is calling you, whose message is this, okay, where are you going, okay, whom you were talking over phone। तो ये ऐसी हरकतें कोई भी बंदा या कोई भी बंदी क्यों करे, जब उसे मालूम है कि जो मेरा पार्टनर है या मेरी पार्टनर है उसे मुझसे अच्छा कोई मिल सकता है। ओके, इसलिए ये हरकतें होती हैं। ओके, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इसी कारण हो रही हैं कि आप, उस बंदे को मालूम है, वो इनसिक्योर है इस बात पे कि मेरे से अच्छे तो बहुत हैं इस दुनिया में और इसको मिल सकते हैं वो अच्छे लोग। ओके, तो मैं कंट्रोल कर लूं जरा हो सकता। सॉरी। और ये इस आदमी में भी, या जैसे मेल या फीमेल जो भी है, उसमें सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम है, इसलिए इनसिक्योरिटी आई एंड देन पोजेसिव। राइट, तो मैं जरा कंट्रोल कर लूं किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, कौन मैसेज कर रहा है, बताया क्यों नहीं, ये नहीं क्यों नहीं किया। तो ये सारी हरकतें उसके कारण होगी, इनसिक्योरिटी। ओके, तो पहली बात तो ये जानना है कि ये इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है पॉजिटिवनेस, फियर और इनसिक्योरिटी। अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखें तो 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फियर्स, इनसिक्योरिटी। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो बंदा ना छोड़ दे, ये बंदी ना छोड़ दे। ये 8th हाउस फियर्स। ओके, आपके जो डीपेस्ट फियर्स है वो 8th हाउस। ओके, ऐसे ही 8th साइन स्कॉर्पियो, इट इज द साइन ऑफ कंट्रोल। क्यों, हम जिससे भी फियरफुल होते हैं उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फियर और कंट्रोल एक ही चीज है। आप किसी चीज से अगर फियरफुल नहीं हो, आप किसी चीज को लूज करने के लिए फियरफुल नहीं हो, आप उसे कंट्रोल भी नहीं करना चाहो। हम्म राइट, मुझे मालूम है अगर कि भाई मेरी पार्टनर मुझे नहीं छोड़ने वाली, तो मैं क्यों कंट्रोल करना चाहूँ। मुझे अगर पूरा विश्वास है अपनी पार्टनर पे कि भाई वो तो मुझे नहीं छोड़ेगी, ना मैं उसको छोड़ने वाला हूँ, तो ना तो मेरी तरफ से कोई कंट्रोल होगा, ना उसकी तरफ से कोई कंट्रोल होगा। ओके,
सो दिस इज द थिंग, लाइक 8th हाउस और स्कॉर्पियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके फियर एंड डिजायर टू कंट्रोल। ओके, एक और नक्षत्र जो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वो अश्लेषा। ओके, अश्लेषा का जो रिप्रेजेंटेशन है, ओके, अगर डिटेल में समझना चाहें तो इसको वर्ड को दो भाग में पार्ट कर दो, अ प्लस श्लेषा। ओके, श्लेषा मीन्स इनफ, अश्लेषा मीन्स नॉट इनफ। ओके, तो ऐसा समझ लो कोई बंदा है, उसकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए बचे। ओके, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए है। एक चीज तो श्योर है, ये 10,000 रुपए वो ऐसे ही नहीं खर्च करने वाला, वो क्लिंग करेगा। वो जब तक चाह, जब तक हो सकता होगा इस 10,000 को बचा के रखेगा। क्यों? इट इज नॉट इनफ। ओके, सो अश्लेषा शो करता है हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे फियर्स को, कि भाई ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये बंदा चला गया छोड़ के तो मैं, मुझे कोई बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बंदी चली गई छोड़ के मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन है इंट्वाइंड स्नेक्स, दो सांप एक दूसरे में गुथे हुए। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन क्या शो करता है कि ये इंसान इतना इनसिक्योर हो सकता है कि ये उस बंदे को भी क्लिंग कर सकता है जो एक पॉइजनस स्नेक की तरह है। ओके, जो एक पॉइजनस स्नेक की तरह है, जो सिर्फ जहर फैला रहा है बॉडी में और कुछ नहीं कर रहा है, जो टॉक्सिसिटी फैला रहा है, उसको भी ये क्लिंग कर जाए। ओके, एक कंसल्टेशन की याद आई, उस कंसल्टेशन में एक जो मेरी क्लाइंट है उनका केतु था आश्लेषण। उन्होंने पूछा कि इसको कैसे इंटरप्रेट करें, केतु का आश्लेषण। अब केतु रिप्रेजेंट करता है हेडलेसनेस, ओके, और अश्लेषा है इनसिक्योरिटी। तो आई इंटरप्रेटेड इट लाइक दिस कि आप इतने हेडलेस हो कि इनसिक्योरिटी के टाइम में एक स्नेक जैसे बंदे पे भी ट्रस्ट कर सकते, उसको भी आप क्लिंग कर जाओ। आप इतने अंधे हो, आपको ये भी नहीं दिखाई देगा कि आप एक सांप जैसे बंदे पे ट्रस्ट कर। ओके, so this is what these three energies, 8th house, Scorpio, Ashlesha, are important. Plus, as you suggested in the earlier video, Mars. Okay, Mars is like dominance and control. Okay, जहां तक लाइक मार्स की अगर डिग्निटी लूज हो रही है, ओके, आप ऐसा समझो, मार्स अगर लाइक कैंसर में है या फिर जेमिनी वर्गो में है वगैरह, ये इन साइंस में, स्कॉर्पियो में भी है अगर, ओके, मार्स अगर स्कॉर्पियो में भी तो भी, तो अगर उसकी डिग्निटी लूज हो रही है तो इस बंदे को लाइक कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, ये कंट्रोल कर, किसी भी लेवल तक जा सकता है कंट्रोल करने। ओके, एक एग्जांपल है छोटा सा, और ये शो करता है कि ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट किस लेवल तक जाकर हमें रिजल्ट देते हैं। एक बच्ची थी 8 साल, मेरा फ्रेंड है उसकी बेटी। ओके, उस टाइम पे उसकी एज थी 8 साल। ओके, अब जो हुआ वो ऐसा था कि मैं और मेरा फ्रेंड गए थे बाहर, ओके, मार्केट कुछ सामान लेने, और जब तक हम आए वापस, इस बच्ची ने मेरे फ्रेंड की वाइफ उसकी मदर को कुछ बोला मेरे बारे में। ओके, अब हम जैसे एंटर करे तो ये बच्ची बोलती है अपनी मदर को, विशाल अंकल को मत बताना मैंने क्या बोला। ओके, तो उन्होंने ठीक है नहीं बताया। ओके, अब हम बैठे, मेरे फ्रेंड ने उसको बोला कि जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, और विशाल अंकल के लिए भी। आप इमेजिन कर सकते हो इस बच्ची ने क्या किया, 8 साल की बच्ची ने। साउंड रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ के गई, साउंड रिकॉर्डर ऑन करके, कि आप जो भी बात कर रहे हो
रिकॉर्ड हो जाए, मैं बाद में सुन लूंगी कि आपने बताया तो नहीं जो मैंने बोला था विशाल अंकल को मत बताना। दिस इज द लेवल ऑफ कंट्रोल 8 साल की बच्ची कर रही है, मार्स कैंसर में माय इसका। गॉड। ओके, तो इस लेवल पे लाइक जाके मैं ये बोल रहा हूँ कि इस एज पर इतनी कनिंगनेस है, तो एक जो बंदा है 40 साल का, वो क्या किस लेवल की कनिंगनेस दिखा सकता है, ओके, कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। सो पोजेसिव नेचर, जैसा आपने बताया कि एथ हाउस, एथ साइन, मार्स और अश्लेषा नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सर, क्योंकि आप ओशो को फॉलो करते हैं, इनफैक्ट उसके ओशो के डिसाइपल हैं और हमेशा अपनी टीचिंग्स में ओशो को मेंशन करते हैं, तो आप अगर ओशो के टीचिंग्स के थ्रू थोड़ा बता सकें रिलेशनशिप, लव और मैरिज के बारे में, तो हम इस सेशन को फिर कंक्लूड करेंगे। राइट, तो जैसे लाइक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ओशो के बारे में, आप एक माइंडसेट नहीं बना सकते कि ओशो ये कहते थे, ओके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दूसरी प्रीचिंग मिल जाएगी जिसमें ओशो ने अपोजिट बात भी कही होगी, और उतने ही आर्गुमेंट से कही, उतने ही लॉजिक से कही, ओके। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमैनिटी के लिए, वो ये है कि आप कुछ भी प्रूव कर सकते, आपके पास वर्ड्स हैं, वोकेबुलरी है, आर्टिकुलेट नेचर है, आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं इस दुनिया में, ओके। सिर्फ आपके पास वोकेबुलरी होनी चाहिए, ओके। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वर्ड्स पे इतना ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना चाहिए। कहना ये समझाना ये चाहते थे कि भाई वर्ड्स को इतना इम्पोर्टेंस मत दो, क्योंकि वर्ड्स से तो मैं उल्टी चीजें भी प्रूव कर दूं, ओके। तो नॉर्मल व्यू जो है लोगों का ओशो के लिए, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए, कि ओशो वाज अगेंस्ट द मैरिज, ओके, ये नॉर्मल व्यू है। लेकिन बहुत सारी टीचिंग्स हैं जहाँ पे लाइक ओशो, मुझे जो लग रहा है शायद इंडिया में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लव मैरिज को प्रिफर करना स्टार्ट किया था। लव मैरिज के लिए लोगों को बोलना स्टार्ट किया था कि लव मैरिजेस, ओके, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस। अगर इंटरकास्ट मैरिजेस होंगी, इंटर रिलीजियस मैरिज होंगी, आप दंगे नहीं कर सकते, ओके। आप एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते। कैसे करोगे? मेरी बहन की शादी हुई भाई किसी और दूसरी रिलीजन में, अब मैं कैसे लड़ाई करूं आपके? तो उन्होंने बोला था वर्ल्ड पीस के लिए इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ओके, ग्लोबल पीस के लिए, कि भाई रशिया का कोई सोल्जर क्यों जाएगा यूक्रेन, अगर उसे मालूम है यूक्रेन में मेरी बहन है, उसका परिवार है, राइट। तो आप वर्ल्ड पीस के लिए इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। इंटर कास्ट और इंटर मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिजेस, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस और लव मैरिजेस एंड ऑल। फिर ओशो की एक प्रीचिंग लाइक मुझे याद है लाइक Q&A सेशन था, एक बंदे ने, उनका डिसाइपल था शायद, उसने बोला कि नॉर्मली आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हो, बट लाइक मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, आपका कोई सजेशन? तो उन्होंने बोला कि भाई डिसाइड कर लिया तो अब क्या सजेशन? सजेशन होता है डिसीजन से पहले, ओके। डिसीजन से पहले अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन था तब सजेशन मांगते तो उस बात समझ में आती। अब डिसीजन हो गया तो अब क्या सजेशन? लेकिन हाँ, एक ही बात कह सकता हूँ कि अब उस पाथ पे जा रहे हो, गृहस्थ जीवन के पाथ पे जा रहे हो, तो अब भूल जाना भगवान इस जीवन को। ये ना हो कि 2 साल बाद फिर तुम्हें आश्रम की याद आ रही, ओके। अब उधर जा रहे हो तो पूरे उधर के हो जाओ। अब तुम्हारी वाइफ ही तुम्हारा भगवान है, अब तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारा भगवान है, और तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारा भगवान। अब पूरा गृहस्थ जीवन को पूरा जी लो, इस लेवल तक जी लो कि आगे कभी गृहस्थ जीवन फिर से जीने की इच्छा ना हो, आगे कभी किसी लाइफ, इस लेवल पे जी, ओके। लाइक इसमें बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ मैं अपने नाना जी का।
So he was like 21 years of age. Okay, he was 21 years of age जब उनके फादर की डेथ। ओके, अब आप समझो कि उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी और मेरी मदर की बर्थ हो चुकी। ओके, सो ही ऑलरेडी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खुद की वाइफ, उनकी बेटी की, उनके छोटे भाई बहन उनकी, और एक विडो मदर। एक 21 साल के लड़के पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका छोटा भाई स्कूल में था। वहां से लेकर उनकी डेथ हुई 89 की एज। मतलब कितने साल का गृहस्थ जीवन जिया इन्होंने? 68 ईयर्स, ऑलमोस्ट 7 डेकेड्स। अब इस बंदे को फैमिली लाइफ को फिर से जीने की कोई इच्छा नहीं रही। इसने नचोड़ लिया उस लाइफ को पूरी तरह से। लास्ट में लास्ट के 4-5 सालों में वो बोलने भी लगे थे कि बाहर जाए ऐसी जिंदगी से। थक गए इस जिंदगी से। ओके, सो इट इज लाइक पर्सन हैज एग्जॉस्टेड, कि उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया। ओके, एक और बात, जिस दिन वो लास्ट बार उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, घर का पूरा काम करके गए थे उस दिन भी। ओके, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ओशो ने किसी भी चीज के लिए मना किया। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए, जो करो पूरी इंटेंसिटी के साथ कर जाओ, ल्यूक वार्म गुनगुने होके कुछ मत कर। ओके, फिर आप कहीं नहीं पहुंच रहे। अगर आप आज हमें शादी करना है और 2 साल बाद हमें सेपरेशन करना है, फिर 2 साल बाद फिर शादी करना है, फिर 1 साल बाद सेपरेशन करना है, इससे कुछ नहीं हो। आप जिस जिस लाइफ को जीना चाहते हो पूरी तरह से जी जाओ। ओके, तो जो राहु की एनर्जी है, जो ऐसा आपने पिछले सेशन में बोला कि राहु को एग्जॉस्ट कर लेना पूरा, ताकि कम से कम आप एक चीज से तो फ्री हो जाओ, उसी काम के लिए फिर से बर्थ न लो। ओके, तो ये है एक्सट्रीम को क्रॉस करने वाली बात है, तभी आप कुछ भला हो सकता है। 100 डिग्री तक पानी उबल जाए तभी भला हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक इससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी मेरे व्यूअर्स को भी, और हम जो भी सब एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हम सबको। आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, और अभी हम जैसे हमने डिसाइड किया है कि आप प्लीज़ हमारे लिए टाइम निकालेगा ताकि हम ये पूरी सीरीज जल्दी कंप्लीट कर पाए, और नए नए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लेकर आ पाए अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि एस्ट्रोलॉजी का मैसेज और जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जैसे जैसे आप हमेशा बताते हैं कि ज्योतिष इज द लाइट ऑफ गॉड, तो हम सब तक वो पहुंचा सके। थैंक यू सो मच सर। Thank you for inviting, and let's meet again whenever you have time, and योर टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। we can schedule another session, and we can talk about science and how they impact relationship. And then मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि आज तक जितने भी कंसल्टेशन किए हैं, मैच्योरिटी लेवल कम है लोगों में। ओके, रिलेशनशिप में जो वही करण जौहर की मूवी चल रही है। ओके, तो वहां से निकलना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, हम थैंक यू, दूसरा टेक सेशन केयर, जब भी प्लान करते हैं, आपको जब भी टाइम हो। बाय। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।